करूँ स्टार्ट। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बीएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज जो हम सेट करने वाले हैं आपके लिए एक नया जीडी का सेट में लेके आया हूं, जिसके अंदर मैं आपको 28 फरवरी 2024 शिफ्ट 3 के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। इस क्लास का सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप कैसे उठा सकते हो, तो सबसे पहले जो है, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चन को मुझसे सोल्व करने से पहले वीडियो को पॉज करने के बाद आप पहले क्वेश्चन को खुद सोल्व करना, देन उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखना। और इस वीडियो को आप जो है आगे 1.52 पे भी देख सकते हो अगर आपको सॉल्यूशन उसका अच्छे से आता है तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बीएस कोचिंग सेंटर का ये जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा बीएस कोचिंग सेंटर को। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ को पाने के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल को भी जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको दे रखा है कि आईएसएफ का जो रिलेशन है, आईएसएफ का जो रिलेशन है वो है आपका डीएनए के साथ। तो इसकी प्लेस वैल्यू आप पहले लिख लो। तो आई की प्लेस वैल्यू आपकी 9 होती है, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है और एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6। इसी प्रकार से डी की प्लेस वैल्यू 4, एन की प्लेस वैल्यू 14 और ए की प्लेस वैल्यू 1। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे माइनस का 5 किया गया है, यहाँ पे क्या किया गया है, माइनस का 5 किया गया है। इसी प्रकार से एम एम टी में भी आप माइनस का 5 कर दो तो एम की प्लेस वैल्यू आपकी 13 होती है, एम की प्लेस वैल्यू 13 और टी की वैल्यू 20। अगर 13 में से 5 चले जाएंगे तो आपका 8 आ जाएगा। 8 पे आपका कौन सा लेटर होता है, तो एच जो है वो आपका 8वें नंबर पे आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका एच आ जाएगा। 20 में से आपका 5 जाएगा, 15 आएगा और 15 पे क्या होता है आपका ओ होगा। तो एच एच ओ जो है वो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। ये जो है आपका नंबर सीरीज से क्वेश्चन दिया गया है, जिसके अंदर पहली डिजिट आपको 7 दी गई है, उसके बाद आपका 9 है, फिर 13 है, 21 है, 37 है, देन नेक्स्ट डिजिट आपको क्या है बतानी है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे प्लस का 2 किया गया है, यहाँ पे प्लस का 4 किया गया है, यहाँ पर जो है प्लस का 8 किया गया है और यहाँ जो है प्लस का 16 किया गया है। आप पैटर्न पहचान पा रहे हो कि हर बार जो संख्या है वो डबल होती जा रही है। ऐड करने वाली जो संख्या है वो हर बार आपकी डबल हो रही है। 2 से 4 होगी यानी कि 2 गुना होगी, 4 से 8 होगी ये भी 2 गुना होगी, 8 से 16 होगी ये भी 2 गुना होगी। तो आगे जो डिजिट आप ऐड करोगे वो इसकी 2 गुना होगी, यानी कि यहाँ पे आप 32 ऐड करोगे तो 7 और 2 9, 3 और 3 6, यानी कि जो नेक्स्ट आपकी डिजिट आएगी, जो नंबर आपका आएगा वो 69 होगा। इसलिए आपका जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, जो कि आपको दिया गया सिटिंग अरेंजमेंट से। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका सिटिंग अरेंजमेंट से है। तो चलिए कर लेते हैं। 8 फ्रेंड है ए बी सी डी एच तक, ये सारे के सारे एक रो के अंदर बैठे हैं। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, सभी का फेस नॉर्थ की तरफ है। तो आप मुझे बताइए, सभी का फेस नॉर्थ की तरफ है तो सभी का जो लेफ्ट है वो इधर होने वाला है और सभी का जो राइट है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। और इसके बीच में जो है ना मैं 8 सिटिंग जो है पोजीशन ड्रॉ कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद आपको बताया गया है बी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, कि बी जो है वो एफ के सेकेंड राइट पे है। साथ ही साथ उसने नेक्स्ट लाइन में बता दिया कि एफ जो है किसी एक एंड पे बैठा है। तो एफ यहां पर तो बैठ नहीं पाएगा क्योंकि बी को बिठाना है सेकेंड राइट पे, इसलिए एफ इस एंड पे नहीं बैठ सकता। एफ जो आपका बैठेगा वो बैठेगा इस एंड पे। देन उसने बताया कि बी जो है इसके सेकंड राइट पे है, तो बी को हम यहां पर बिठा देंगे क्योंकि सभी का राइट जो है वो आपका इस तरफ होने वाला है। नेक्स्ट उसने बताया ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई, कि बी और ई के बीच में, बी और ई के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, 3 पर्सन बैठे हैं। ओनली 3 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड ई, तो बी और ई के बीच में केवल कितने पर्सन बैठे हैं, 3 पर्सन बैठे हैं। सी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड ओनली 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं और जो सी है वो थर्ड लेफ्ट में है, जो सी है वो आपका थर्ड लेफ्ट में है। तो डी को हम यहां बिठा देते हैं,
डी को यहाँ बिठा देते, क्योंकि डी को यहाँ पर बिठाऊंगा तो इसके थर्ड लेफ्ट में आपका कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा, जबकि थर्ड लेफ्ट में आना क्या चाहिए, सी आना चाहिए, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। डी और ए के बीच में दो आदमी बैठे तो ए के लिए यही जगह बचती है, ए के लिए आपकी यही जगह बचती है, तो डी और ए के बीच में दो सीटिंग खाली है। G इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E, जो G है वो E का पड़ोसी नहीं है, तो G की पोजीशन यहां पर नहीं आ सकती, G आपका यहां पर आएगा। तो A की पोजीशन बच गई, देख लेते हैं कौन बच गया, A B C D E F G H बच गया, तो H को हम यहां पर बिठा देंगे। तो इस प्रकार से सारी की सारी पोजीशन हमने क्या कर दी है, फिक्स कर दी है। नेक्स्ट उसने पूछा है हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट लेफ्ट ऑफ H, H के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, तो H के इमीडिएट लेफ्ट में आपका D बैठा है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आप इस वीडियो का फायदा उठाना चाहते हो ना, तो वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद उसका सॉल्यूशन निकालिए, देन मेरा सॉल्यूशन देखिए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी सिटिंग अरेंजमेंट से है। 5 पर्सन है, अनुज, भीम, चेतन, धीर, इमरान, ये सारे के सारे एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, तो 5 पोजीशन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5वीं पोजीशन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। सारे सभी का फेस जो है सेंटर की तरफ है, सभी का फेस जो है वो आपका सेंटर की तरफ है। अगर सेंटर की तरफ फेस है तो यहाँ पे राइट हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे राइट, यहाँ पे लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट और राइट और लेफ्ट सभी का इधर हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपको अच्छे से आता भी है। नेक्स्ट उसने बताया ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन डी सी एंड डी, चेतन और धीर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। भीमा इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ धीर, यहां पर मैंने धीर को बिठा दिया, तो धीर के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, भीमा, तो इधर इसका लेफ्ट होगा, तो सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है, भीमा बैठा है। अभी उसने बताया था कि चेतन और धीर के बीच में एक ही पर्सन बैठा है, इसलिए चेतन को यहां तो बिठा नहीं सकता, क्योंकि यहां पे तो पहले से कौन बैठा है, भीमा बैठा है, तो चेतन और धीर के बीच में एक ही व्यक्ति बैठा, तो एक स्पेस मैंने यहां पर छोड़ दिया है। उसने बताया कि अनुज इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ भीमा, कि अनुज जो है भीमा के इमीडिएट राइट में है, तो भीमा के इमीडिएट राइट में अनुज है, तो आपकी कौन सी पोजीशन बच गई भाई, ये आपका बच गया इमरान, तो इमरान जो है वो आपका यहां पर बैठ जाएगा, इमरान की पोजीशन आपकी ये हो जाएगी। आपसे क्या पूछा है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अनुज, कि अनुज के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, तो अनुज के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, भीमा, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भीमा जो है वो आपका, भीम जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा, कि अनुज के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, भीम बैठा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसका राइट आंसर हमारा आया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से है। पहले स्टेटमेंट की हेल्प से वेन डायग्राम इसका ड्रॉ कर लेते हैं, देन वेन डायग्राम में से हम बताएंगे कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है और कौन सा कंक्लूजन फॉलो आपका नहीं कर रहा है। सबसे पहले आपको दिया गया है सम बुक्स आर पेन, सम बुक्स आर पेन, तो ये मैंने यहां पर बना दिया कि सम बुक्स आर पेन। फिर उसने बताया ऑल पेन आर पेंसिल, कि जितने भी पेन है, जितने भी पेन है वो सारे के सारे किसका हिस्सा है, पेंसिल का, वो सारे के सारे किसका हिस्सा है, पेंसिल का। और नो पेंसिल इज अ मार्कर, कोई भी पेंसिल जो है वो मार्कर नहीं है, यानी कि कोई भी पेंसिल जो है वो आपकी मार्कर नहीं है। तो यहां से मैंने क्या बना लिया, यहां से मैंने इसका वेन डायग्राम बना लिया है। कंक्लूजन पे चलते हैं। उसने बताया कि कुछ बुक जो है पेन नहीं है। देखो हमें बताया गया था कि कुछ बुक पेन है, लेकिन कुछ बुक जो है पेन नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट के बारे में नहीं बताया गया स्टेटमेंट के अंदर। तो कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर दी है तो नेगेटिव हमेशा उसका गलत होता है, नेगेटिव जो है उसका गलत होता है। तो कंक्लूजन फर्स्ट जो है वो फॉलो नहीं करेगा। देन उसमें दिया गया है नो पेन इज मार्कर, कि कोई भी पेन मार्कर नहीं है। देखो स्टेटमेंट में ये दिया गया था कि कोई भी पेंसिल जो है ना वो मार्कर नहीं है, तो पेंसिल का ही हिस्सा पेन है, इसलिए कोई भी पेन जो है वो मार्कर नहीं होगा। तो सेकंड जो कंक्लूजन है वो फॉलो कर रहा है। तो आपका जो आंसर आएगा ना वो ओनली सेकंड आएगा। तो ओनली सेकंड किस ऑप्शन में आपको दे रखा है, तो ओनली सेकंड आपको दे रखा है ऑप्शन सी के अंदर, ओनली सेकंड आपको दे रखा है ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए इज ब्रदर ऑफ बी,
ए इज ब्रदर ऑफ बी। आपको पता है जब भी मैं ये क्वेश्चन करता हूं तो हमेशा जो भी मेल पर्सन होता है उसको मैं एक बॉक्स के अंदर भरता हूं, मतलब उसमें एक बॉक्स के अंदर मैं उसको लिखता हूं, साथ के साथ कोई भी फीमेल पर्सन आती है तो उसको मैं सर्कल के अंदर रखता हूं। तो ए जो है ब्रदर है किसका, बी का, ए की जनरेशन के, इसलिए इक्वल टू का साइन मैं यहां पे लगाता हूं। तो ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज सिस्टर ऑफ सी, तो सिस्टर है यानी कि फीमेल होगी, तो बी को मैं सर्कल के अंदर रखूंगा और बी किसकी सिस्टर है, सी की। सी इज मदर ऑफ डी, सी माँ है तो इसका भी जेंडर मुझे पता चल गया कि सी क्या है, एक फीमेल है। सी इज मदर ऑफ डी, ठीक है, मदर है तो यानी कि जो डी है वो इससे नीचे वाली जनरेशन में आएंगे, तो डी यहां पर मैंने लिख दिया। उसके बाद बताया कि डी इज वाइफ ऑफ ई, वाइफ है तो मतलब ये भी फीमेल है, तो इसलिए मैंने इसको किस में बंद कर दिया, सर्कल के अंदर। और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को दिखाने के लिए मैं इस प्रकार के साइन का यूज करता हूं, इक्वल टू में दोनों तरफ में एरो लगा देता हूं। तो डी जो है वाइफ है किसकी, ई की, तो ई जो है वो एक मेल हो जाएगा, ई जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एक मेल हो जाएगा, ठीक है। ई जो है फादर है किसका, एफ का, ई जो है फादर है किसका, एफ का। तो यहां तक इसने बता दिया। एफ जो है ब्रदर है किसका, जी का, एफ जो है ब्रदर है किसका, जी का। तो यहां से जो उसने बताया उसके हिसाब से मेरा फैमिली ट्री बन चुका है। यहां पर बताना है कि हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, सी का रिलेशन बताना है किसके साथ, ई के साथ। तो आप देख पा रहे हो ये सी की वाइफ है और ये इसकी माँ है, तो ये जो है इसकी सासू माँ लगेगी। सी जो है वो ई की क्या लगेगी, सासू माँ लगेगी। आपको ऑप्शन में दे रखा वाइफ्स मदर यानी कि पत्नी की माँ, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ई की पत्नी डी है और डी की माँ कौन है, सी। तो सी जो है वो ई के साथ कैसे संबंधित है, सी जो है सासू माँ लगेगी, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है वाइफ की मदर यानी कि पत्नी की माँ, इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। यहां पे 8 4 6 3 बीच में कुछ सिंबल आपको दे रखे हैं, स्टार का सिंबल है, @ है, हैश है, ठीक है। अब मुझे इनको रिप्लेस करना है किसी मैथमेटिकल साइन से ताकि ये इक्वेशन बन जाए और उसी के यहां पर मैं उनको रिप्लेस करके इसका आंसर बता पाऊं। चलिए एक बार नंबर से लिख लेते हैं, क्योंकि नंबर लिखने के बाद ही मुझे अच्छे से पता लग जाता है। तो यहां पर मैंने नंबर लिख दिए और इन सभी नंबर्स का यूज करने के बाद मेरा आना चाहिए 195। ठीक है, ये एक बार नंबर लिख लिए। आप देख लेते हैं ये नंबर कैसे कैसे बन सकते हैं। देखो 8 चौक 32, क्योंकि बड़ा नंबर लेके आना है, नंबर आपको छोटे छोटे दे रखे हैं और आपको नंबर इससे बड़ा लेके आना है। तो 8 चौक 32 और 32 छिक कितने होते हैं, 192। 32 छिक कितने होते हैं, 192, और उसमें अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो यहां पर कितने आ जाएगा, 195। मतलब कि अगर आप जो भी स्टार है उस स्टार को आप मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर दो, आपका जो @ है उसको भी आप मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर दो, साथ के साथ ये जो आपका हैश दे रखा है इसको आप प्लस से रिप्लेस कर दो, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। एक बार दूसरे से वेरीफाई कर लेते हैं। 6 तिये कितने होते हैं, 18, 18 पंजे 90, और 90 में 10 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी कि ये जो है बिल्कुल सही हमने देखा है। इसके बाद ऐसे इसमें हम लगा लेते हैं 7 × 3 × 4 प्लस में 15, तो देख लेते किसके बराबर आएगा। 7 तिये 21, 21 चौके कितना होता है, 84, और 84 और 15 कितने होते हैं, 99। 84 और 15 कितने होते हैं आपके, 99, 99 होते हैं। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो आपका इसके अंदर राइट आंसर। चले भाई, डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें हमने स्टार को रिप्लेस किया मल्टीप्लाई के साथ, @ को हमने रिप्लेस किया मल्टीप्लाई के साथ, और हैश को हमने रिप्लेस किया प्लस के साथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, जिसमें कि आपको बताना है कि ये जो मिसिंग प्लेस है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो है आपका क्या आने वाला है। तो ध्यान से आप इसको देखिए, ठीक है। यहां पर देखिए 2 बार P है, फिर Q है, फिर R है, S है, P है। तो यहां पर P आएगा कि P P Q Q R R S S, यहां पर ये खत्म हो जाता है। फिर से P P Q Q R R और आपका S S, ठीक है। यहां पर फिर से P P Q Q R R S S, P P Q Q R R
एस एस। तो देख ले क्या आएगा, तो पहले में आपका पी है, फिर आपका क्यू है, फिर आपका आर है, और फिर आपका लास्ट वाले में क्या है, एस है। तो पी क्यू आर एस जो है आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका दे रखा है ऑप्शन ए के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिक्शनरी से। ये जितने भी वर्ड आपको दे रखे हैं इनको आपको अरेंज करना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो आपको पता है हमेशा इस क्वेश्चन को जो है ना हम ऑप्शन से करते हैं। हमेशा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ऑप्शन से। देखो 3 तो सभी में दे ही रखा है, इसका मतलब 3 ही जो है सबसे पहले आएगा डिक्शनरी में, 3 ही जो है वो आपका सबसे। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो पहले डिसाइड कर लेते हैं कि 2 और 1 में से कौन सा आएगा। तो 2 और 1 में से देख लेते भाई, यहाँ पर आपको दे रखा है डी ए, यहाँ पर दे रखा है डी ए। डिसाइड कौन करेगा, आई और आर। आपको पता आई पहले आता है, आर बाद में आता है। तो आई का मतलब फर्स्ट जो है वो पहले आएगा। तो जाहिर सी बात है इस ऑप्शन को आप पहले ही एलिमिनेट कर सकते हो। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में ठीक है, ये जो सेकंड ऑप्शन आपके सामने आया है इसमें फर्स्ट और फिफ्थ में से आपको देखना है कि इसमें से क्या आएगा। तो पहले और पांचवें को कंपेयर कर लेते हैं। देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है डी ए, यहां पर भी दिखा रहा है डी ए। तो डी ए से हमें नहीं पता लग पाएगा। जो नेक्स्ट लेटर है ना उसमें देख लेते क्या आएगा। यहां पर आपको 9 दिखाई दे रहा है आई, यहां पर दिखाई दे रहा है आपको 8, यानी कि आपको पता है एच पहले आता है और आई बाद में आता है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो 5 यहां पर भी है, 5 यहां पर भी है। अब जो आंसर होने वाला है ना वो इन्हीं दोनों ऑप्शन में से होने वाला है। यहां पर 1 है, यहां पर 1 है। तो यहां तक तो सारी चीजें सेम चल रही है। अब डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, 2 और 4। लड़ाई सिर्फ इन्हीं की बची, लड़ाई सिर्फ इन्हीं की बची कि पहले 2 आएगा या फिर 4 आएगा। तो 2 और 4 को कंपेयर कर लेते हैं भाई। तो यहां पर डी ए है, यहां पर भी डी है। जो नेक्स्ट है यानी कि यहां पर तो एन दे रखा है जो कि 14 पे आता है। यहां पे आपको आर दे रखा है जो 18 पे आता है। तो 14 यानी कि एन जो है पहले आता है, आर आपका बाद में आता है। इसलिए जो पहले आना चाहिए वो 4 आना चाहिए, ना कि 2। तो इसलिए सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज से दे रखा है। सबसे पहले जो आपको नंबर दे रखा है वो 71 है, उसके बाद 82 है, 93 है, 104 है और 115 है। चलिए भाई नेक्स्ट जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं नंबर्स में आप गैप देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो प्लस का 11 है। इसी प्रकार से 82 से 93 यहाँ पर भी आपका प्लस का 11 हुआ है। 93 से 104 यहाँ पर भी आपका प्लस का 11 हुआ है। और 104 से 115 यहाँ पर भी प्लस का 11 हुआ है। यानी कि नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए भी आपको प्लस का 11 करना पड़ेगा। 115 के अंदर अगर आप प्लस का 11 जोड़ते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 126, जो कि आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए के अंदर। यानी कि 10वें क्वेश्चन में सिर्फ क्या पैटर्न चल रहा था कि जो नेक्स्ट लेटर आ रहा था उसके अंदर जो है प्लस का 11 करने से ही आपका आंसर आएगा। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 126, जो दे रखा है किसमें, ऑप्शन ए के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है। उस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, पहले जो है पेज को राइट साइड की तरफ मोड़ा गया और फिर जो आधा बच गया उसको जो है नीचे की तरफ मोड़ा गया और 2 फिगर आपको दी गई। एक आपको ट्रायंगल टाइप का दिया गया, हालांकि ट्रायंगल नहीं है, ये सेक्टर है। ठीक है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा ये क्या है, सर्कल का एक सेक्टर है। और साथ में इसके अंदर नीचे जो है आपको एक सर्कल दे रखा है। तो जब आप इसको टॉप की तरफ ओपन करोगे, जब आप इसको टॉप की तरफ ओपन करोगे तो जो सर्कल है ना हमेशा इसके साथ ही रहेगा, इसके नीचे नहीं आएगा। ये पोजीशन बिल्कुल गलत है। यहाँ पर देखो इसको बिल्कुल सेम कर दिया, जबकि ये जो इसकी वाटर इमेज बनेगी ना वो ऐसी नहीं बनेगी। तो ऑप्शन डी जो है ना वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डाइस चैप्टर से है, जिसके अंदर आपको एक ही डाइस की 3 पोजीशन दे रखी है। क्वेश्चन के अंदर एक ही डाइस की कितनी पोजीशन दे रखी है, 3 पोजीशन जो है आपको दे रखी है। आपको बताना अपोजिट टू 1 कि एक का अपोजिट क्या होगा। आपको किसका अपोजिट बताना है कि जो 1 है इसका अपोजिट आपको क्या होगा। तो आप यहां पर देख लीजिए क्या कॉमन है। यहां पर आपका इस वाले को ले लीजिए भाई, पहली पोजीशन को ले लेते हैं और ले लेते हैं किसको, थर्ड पोजीशन को। तो इन दोनों में 5 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। इन दोनों के अंदर जो है 5 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। तो इस पोजीशन को हम लिखेंगे क्लॉकवाइज। तो 5 के बाद लिखेंगे हम क्या, 1,
और 1 के बाद क्या लिखेंगे 6, तो इस पोजीशन को हम ऐसे लिख लेंगे। इसी प्रकार से 5 के बाद लिखेंगे हम क्या 3, और 3 के बाद लिखेंगे 2। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 1 का अपोजिट क्या आएगा 3 आएगा, जो 1 है उसका अपोजिट क्या आएगा वो आपका 3 आएगा, जो कि आपको किस ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन सी के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, आपको क्या करना है मल्टीप्लाई और प्लस इन दोनों को आपस में क्या करना है इंटरचेंज करना है। उसके आपके बाद बताना है कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन इन दोनों का ही राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए फर्स्ट को पहले कर लेते हैं। 16 मल्टीप्लाई की जगह मैंने प्लस कर दिया, प्लस का 4 माइनस का 8 डिवाइड का 2 और प्लस की जगह पे कर देंगे गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 16 + 4 आपका 20 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे डिवाइड को सोल्व करेंगे जो कि आपकी 4 आएगी और मल्टीप्लाई में 20 आएगा। तो 20 माइनस का फिर मल्टीप्लाई कर देंगे आपका 80 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करने पे आएगा वो आपका माइनस का 60 आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से। ऑप्शन में कहीं पर भी माइनस का 60 नहीं है, ऑप्शन में कहीं पर भी माइनस का 60 नहीं है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं भाई, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका 5 आ जाएगा, 5 प्लस में 5 आपका 10 हो जाएगा, और 150 में से 18 का 162। सेकंड का जो राइट आंसर आएगा 162 आएगा, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये जो एरर है ये आपकी टाइपिंग एरर है, कहीं ना कहीं ये जो साइन है ये गलत दिए गए हैं इंटरचेंज। तो एक काम कर लेते हैं, ये जो है इसको डिवाइड मान के देख लेते हैं एक बार, क्योंकि प्लस कई बार क्या होता है डिवाइड की फॉर्म में आ जाता है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज करके देख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो 16 माइनस डिवाइड में 4 माइनस का 8 गुणा में 2 प्लस का 20। यहाँ पे पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे डीमास के रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे माइनस का 16 आ जाएगा और प्लस का आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 और 4 कितने होते हैं आपके 24, और 24 में से 16 जाएंगे तो आपका जो राइट आंसर आएगा ना वो 8 आ जाएगा। क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है? बिल्कुल, बी ऑप्शन में हमें 8 दिया गया है। एक बार सेकंड इक्वेशन को और सोल्व कर लेते हैं ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि मल्टीप्लाई को किस में इंटरचेंज करना है, डिवाइड के अंदर ही करना है। सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं भाई। 35 मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई की जगह क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। प्लस का 15 और माइनस का 18। ठीक है, यहाँ पर 35 गुणा में 7 बटे में 5 प्लस में 15 माइनस का 18। 5 से इसको काट दो भाई, 7 आ जाएगा। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 प्लस का 15 और माइनस का 18। 9 और 5 कितने होते हैं 14, हासिल 1 जाएगा, 5 और 1 होते हैं 6। तो 64 में से 18 गए, आपका जो आंसर आ जाएगा 46, जो कि आपका ऑप्शन बी के अंदर है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। इसको आप चेंज कर लीजिए, मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करना था किसके साथ, डिवाइड के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ना वो आपका बी हो जाएगा, जिसमें पहली इक्वेशन का आंसर आपका 8 आएगा और दूसरी इक्वेशन का जो राइट आंसर है वो आपका 46 आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एम्बेडेड फिगर का दे रखा है। आपके सामने जो भी फिगर दिखाई दे रही है आपको बताना है ये फिगर जो है किस ऑप्शन के अंदर छुपी हुई है। साथ ही साथ रोटेशन इज नॉट अलाउड, कि किसी भी ऑप्शन को आप घुमा के यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जामिनर अगर ये चीज़ें नहीं देता है तब भी हमेशा ये वैलिड रहता है कि रोटेशन अलाउड नहीं होती कभी भी। तो आपको ये जो है यहाँ पर देखना है। तो आप मुझे बताइए, देखिए यहाँ पर ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये लाइन है, उसके बाद ये लाइन है, फिर ये लाइन है और फिर ये है। तो ऑप्शन बी के अंदर ये फिगर छुपी हुई है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, काफी आसान क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। हवा महल का संबंध है राजस्थान से, यानी कि हवा महल कहाँ पर है, राजस्थान में। इसी प्रकार से चार मीनार कहाँ पर है, तेलंगाना हैदराबाद के अंदर। तो आप मुझे बताओ स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है। तो स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है वो आपकी गुजरात के अंदर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री थे। और इन्हीं के जन्म दिवस पे हम मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे। इन्हीं के बर्थडे पर हम मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे, जो कि आपका बनाया जाता है कब, 31 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए भाई, आपको पता है जर्मन, जर्मन को लिखा जाता है कैसे, ऐसे। तो एक बार इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। प्लेस वैल्यू लिखने की आवश्यकता नहीं है। जी से एच हो गया, पहले प्लस का 1 हो गया। ई से डी हो गया, माइनस का 1 हो गया। आर से एस हो गया, प्लस का 1 हो गया। एम से एल हो गया, माइनस का 1 हो गया। ए से बी हो गया, प्लस का 1 हो गया। और एन से एम हो गया, माइनस का 1। यानी कि पहले +1 फिर -1, पहले +1 फिर -1, इस प्रकार से हो जाएगा। तो एक्सपेंड में क्या करेंगे, पहले प्लस का 1 करेंगे तो एफ आ जाएगा, माइनस का 1 करेंगे तो आपका आ जाएगा डब्लू, प्लस का 1 करेंगे क्यू आ जाएगा, माइनस का 1 करेंगे जेड आ जाएगा, प्लस का 1 करेंगे ओ आ जाएगा, और माइनस का 1 करेंगे सी आ जाएगा। तो एफ डब्ल्यू क्यू जेड ओ सी। चलिए भाई, किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है, ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर आपको एक फिगर दे रखी है जो किसी न किसी रोटेशन में किसी एंगल पे घूम रही है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ऑब्जर्वेशन के बाद आपको बताना इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो देखो यहां से यहां आने में ये जो फिगर है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ये किस डायरेक्शन में घूम रही है, ये घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। फिर से ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है 90 डिग्री पे, फिर से 90 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज। तो अगली फिगर में भी ये जो है ऊपर की तरफ इसका फेस आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी के अंदर। हालांकि इसमें भी दे रखा है, लेकिन ये जो एरो है ना इसने नीचे की तरफ कर दिया, इसलिए गलत हो गया। इसमें दोनों इसने नीचे की तरफ कर दिया है, गलत हो गया। ये तो पहले ही गलत था क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज घूम के। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें भी दो आइडेंटिटीज जो है आपकी रोटेट हो रही है। आपको बताना रोटेशन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट में क्या आने वाला है। सबसे पहले सर्कल को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं सर्कल को देखूं तो सर्कल इस वाले में आ गया, नेक्स्ट वाले में, यानी कि उसने कोई भी गैप नहीं लिया। उसके बाद इस वाले में आने के बाद उसने एक गैप लिया, एक को छोड़ा था। नेक्स्ट में यहां पर आ गया तो 1 2 को छोड़ा, तो नेक्स्ट में क्या आएगा, 3 स्टेप को छोड़ के ही वो आएगा, क्योंकि पहली बार उसने कोई गैप नहीं लिया, फिर उसने 1 का गैप लिया, फिर 2 का गैप लिया। अब की बार वो 3 का गैप लेके जो है यहां पर आ जाएगा। यहां किस किस पोजीशन में है, एक इसमें और एक इसमें है, तो इसको पहले ही काट दो। ठीक है, अब ए और बी में से डिसाइड करेंगे। दूसरे वाले फैक्टर को देख लेते हैं। दूसरे वाला जो फैक्टर है वो आपका एट द रेट है। ये क्या है, एट द रेट है। ये घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पहले एक स्टेप जाता है, फिर एक स्टेप, मतलब अब की बार ये कुछ भी स्किप नहीं कर रहा है, बस नेक्स्ट में मूव हो रहा है। तो अब अगली बार ये जो है ना इस वाले में आ जाएगा। इस वाले में कहां पर है, ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन बी को भी हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। ठीक है, तो n की प्लेस वैल्यू 14 होती है, j की प्लेस वैल्यू 10 होती है, 6 होती है और आपकी 2 होती है। यानी कि आप देख रहे हो पहले प्लेस में -4, फिर से -4 और -4, यानी कि 4 लेटर पीछे के लिखने हैं। तो b से अगर 4 लेटर हम पीछे के लिखते हैं तो आप पहुंच जाओगे कहाँ पे, 24 पे। 24 का मतलब x पे पहुंच जाओगे। तो आंसर की शुरुआत जो है x से होने वाली है, इसलिए d को पहले ही काट दो। ठीक है, इसी प्रकार से r आपका 18 पे होता है, n आपका 14 पे होता है, जे आपका 10 पे होता है और ये आपका 6 पे होता है। तो यहाँ पर भी -4 हो रहा है। तो 6 f से -4 करेंगे, क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, आपका क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो इसको भी काट दो, इसको भी काट दो। ऑप्शन बी में ही आपको ये b दे रखा है। आगे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, t से p -4, p से l -4, l से h -4। तो h से -4 करेंगे तो d पे पहुंच जाएंगे, जो कि यहाँ पे दे रखा है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा, XBDC। सभी में क्या कर रखा है, -4 कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सनसेट को लिखा जाता है ऐसे, मून राइज को लिखा जाता है ऐसे, तो स्टार्स को कैसे लिखा जाएगा। सनसेट को लिखा जाता है कैसे, देख लेते भाई, SUNSET। यहां पर दे रखा है TTO TD
u। देखो यहाँ पर प्लस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर प्लस का 1 है, यहाँ पर भी प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है और यहाँ पर प्लस का 1 है। तो ऑब्जर्व आपने किया होगा कि ऐसा नहीं है कि +1 -1 +1 -1, ऐसा नहीं है। जबकि इन दोनों को आप ध्यान से देखोगे तो ये वोवल्स है। तो हमें समझ में आया कि जो कॉन्सोनेंट है ना उनमें तो प्लस का 1 किया गया है, कॉन्सोनेंट के अंदर प्लस का 1 है और वोवल्स के अंदर माइनस का 1 है। ऐसा यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी देखो 2 बार माइनस किया उसने, क्योंकि ये दोनों क्या है, वोवल्स है, तो इसलिए उसने 2 बार -1 किया है। तो पैटर्न आपका यही चल रहा है, वोवल्स में -1 कर दो, कॉन्सोनेंट में +1 कर दो। आपको लिखना है किसका, स्टार्स का। किसका लिखना है, स्टार्स का। प्लस का 1 कर देंगे, प्लस का 1 कर देंगे, यहां पर माइनस का 1 करेंगे, ठीक है, प्लस का 1 कर देंगे और माइनस प्लस का 1 कर देंगे। तो TUZST ऑप्शन सी जो है वो आपका, क्योंकि यहां पर हमने +1 किया है, यहां पर +1 किया है, यहां पर +1 किया है, यहां पर +1, वोवल्स के अंदर -1, कॉन्सोनेंट के अंदर +1। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद करता हूं जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं सारे के सारे आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड करके एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। अगर आपको इन क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है, PDF आपको नहीं मिल पाती है, तो ये हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया गया है 9213588000। इस पे आप व्हाट्सएप करके किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट पूछ सकते हो। साथ के साथ PDF नहीं मिलती है तो यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक भी आप मांग सकते हो कि मुझे टेलीग्राम का लिंक नहीं मिला तो मुझे वो लिंक दे दीजिए, तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन जो है हो जाएगा। अगर आपको क्लास समझ में आई है, उम्मीद करता हूँ कि क्लास समझ में आई होगी, तो क्लास समझ में आई है तो क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।